हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, यानी कि पाचन तंत्र होता क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था? यानी कि उसके वे कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने के लिए सहायक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितने हमारी बॉडी के पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए, यानी कि जितने तंत्र, पाचन तंत्र बोलते हैं ना जिनको, वे इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी पाचन ग्रंथियाँ। इतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका भी हमारे भोजन को पचाने के लिए। तो ये भी हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्या? पाचन ग्रंथियाँ। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी ग्रंथियाँ है, वो कौन सी ग्लैंड है। चलिए देख लेते हैं, चलते हैं। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि पाचन क्रिया में सहायक करने वाली ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। लार तो आपने सुना ही होगा, जैसे एक लार हमारे मुंह में बनती रहती है, किसी भोजन को देख के हमारी लार निकल जाती है, लार निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि जो हमारी लार निकलती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। इससे पहले भोजन का पाचन कब शुरू हो जाता है? जैसे ही हम एक बाइट किसी भी फूड की अपने मुंह में रखते हैं ना, तभी से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी कि सहायक पाचन ग्रंथियाँ है, सबसे पहले क्या होती है? लार ग्रंथि। लार कहाँ बनती है? हमारे मुंह में बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले पता लग गया कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड है, फिर लार है, जठर ग्रंथियाँ है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य जैसे यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज, गल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय, अग्नाशय जूस, पैनक्रियाज जूस, आंत ग्रंथि यानी कि इंटेस्टाइन ग्लैंड। वैसे मैंने कल आपको नाम बता दिए थे, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ये एक डायग्राम देख रहे हो ना आप साइड में, इन सब के मैंने नाम बहुत अच्छे से बताए थे, लेकिन आज फिर मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए जैसे पढ़ते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताई थी कि पाचन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताया था? एक अंत्य कोशिकीय पाचन होता है, एक बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। लेकिन मैंने उसमें आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी कि ये होता क्या है, मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं अंत्य कोशिकीय पाचन क्या होता है। अंत्य कोशिकीय पाचन, जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है। सिंपल, इसको कभी भी नहीं भूलोगे आप, याद रखना। अंत्य से समझ लेना, सिंपल सा फंडा है जो ये अंत्य है ना, अंत्य का मतलब समझ लेना अंदर, और कोशिकीय, कोशिकीय तो मतलब समझ रहे हो ना, सेल के अंदर। पाचन तो पाचन ही होता है। जब पाचन की प्रक्रिया, यानी कि जब पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अंत्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। जैसे किस किस में होती है? अमीबा में होती है, पैरामीशियम में होती है, ये तो आप सभी जानते होंगे अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है। तो नेक्स्ट आता है बाह्य कोशिकीय पाचन। बाह्य का मतलब बाहर, कोशिका मतलब कोशिका, यानी कि कोशिका से बाहर, जिसमें पाचन की प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। एग्जाम्पल है कोर्डेटा, मोलस्का आदि। अब बात करते हैं आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, यही देख लेते हैं। सबसे पहले यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है, इसमें निम्न अंग होते हैं। अब जरा डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? मुख, यानी कि माउथ। अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, किसकी हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है। तो ये क्या है? माउथ। अभी क्या बताया, क्या लिखा हुआ है? यह मुख से प्रारंभ होकर, यानी कि हमारे मुंह से शुरू होकर, और कहाँ तक फैली रहती है? गुदा तक फैली रहती है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक फैली रहती है, यानी कि एनस तक फैली रहती है। तो इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है आगे ध्यान से देखो, इसमें निम्न अंग होते हैं। वे निम्न अंग कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको कल बताया था ना। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जैसे माउथ से शुरू होकर एनस तक क्या होती है? फैली रहती है। क्या? एलिमेंट्री कैनाल। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब क्या आता है? मैंने क्या बताया था
कि जैसे हम माउथ में कोई भी बाइट रखते हैं वहां से ही हमारा पाचन होना शुरू हो जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जितना इम्पोर्टेंट रोल हमारे अंगों का होता है इतना ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी होता है। तो नेक्स्ट माउथ में रखते ही ये क्या हो गई हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, सॉरी। तो ये क्या हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। तो चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे को। अब बात आती है मुख एवं मुखगुआ। तो नेक्स्ट क्या है? मुख एवं मुखगुआ। मुख होठों से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखो सामने, इस पे देखो डायग्राम पे, ये क्या है? होठ। ये इससे घिरा हुआ क्या है? एक छिद्र है जो मुख गुहा में खुलता है। होठ और वैक्यूलेरिस और इस पेशियों का बना होता है। कहीं में खुलता है? ये मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? तो अब नेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या होता है? तो मुख गुहा क्या होता है? अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है ना, समझते समझते खुद को सपोज करो, अपनी चीज़ों को देखो, तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आएगा। जैसे मुख गुहा के बारे में जैसे बताया जा रहा है ना, बकल कैविटी के बारे में, वैसे वैसे अपने आप को फील करो कि ऐसा है क्या, तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं बकल कैविटी क्या होती है। बता दिया, मुख गुहा पृष्ठ सतह पर दो प्रकार के तालु अधर स्तर पर गले तथा दोनों ओर गाल की पेशियों से घिरा रहता है। क्या होता है? दोनों ओर गाल की पेशियों, इससे क्या होता है? घिरा रहता है। इसमें दांत तथा जीभ स्थित होती है। दांत और जीभ कहाँ स्थित होती है? हमारे मुंह के अंदर स्थित होती है ना। चेक करो जल्दी जल्दी, आपके मुंह के अंदर स्थित है ना? हाँ, तो ठीक है। अब बात आती है दांत। इसके अंदर क्या होता है? दांत और जीभ दोनों स्थित होती है। अब बात आती है दांत। अब दांत क्या होता है? ये देखो, मानव द्विबार दंती होता है, यानी कि मानव के 2 बार दांत आते हैं। समझ गए ना? एक तो बचपन में आते हैं, बचपन के आके टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो क्या होता है मानव? द्विबार दंती। तो कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि द्विबार दंती कौन होता है? तो कौन होता है? मनुष्य, मानव, ह्यूमन। ठीक है। अब क्या होता है? मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से पाए जाते हैं? कृंतक, हृदयनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। यानी कि कौन कौन से? यहाँ पे देख लो, कृंतक, हृदयनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश में बात करें तो इंसाइजर, कैमाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो चलिए इन दांतों को ध्यान से पढ़ते हैं। इनका क्या काम होता है, इन दांतों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। पता लग गया कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोलो। नंबर 1 कृंतक, हृदयनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। इंसाइजर, कैमाइन और प्रीमोलर और मोलर। तो ये चारों नाम याद रखने हैं आपको। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कृंतक। यानी कि इंसाइजर। इंसाइजर क्या होता है? ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। शाकाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं। मानव में इनकी संख्या 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। मानव में इनकी संख्या क्या होती है? 8। ये भोजन को क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं ना, जो मांस मच्छी नहीं खाते, उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। इनमें कितनी इनकी संख्या कितनी होती है? 8। यानी कि जो कृंतक होते हैं मनुष्य में कितने होते हैं? 8। अब बात कर लेते हैं हृदयनक। हृदयनक क्या होता है? ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उनको काटने पीटने, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, बीच में से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। क्या हो गया? हृदयनक। किसका कार्य होता है? हृदयनक का। ये मांसाहारी में अधिक विकसित होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो ये मांसाहारी में ज़्यादा विकसित क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? चीरने फाड़ने का काम। चीरना फाड़ना किसके लिए ज़्यादा जरूरी होता है? जो मांस मच्छी खाते हैं
उनको चीरने फाड़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ज़्यादा किस में विकसित होते हैं? मांसाहारी में। मांसाहारी में ज़्यादा लंबे लंबे मिलते हैं। अब बात करते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक क्या होता है? ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक जो होते हैं, मानव में इनकी संख्या 8 होती है। मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? 8। अग्रचवर्णक कौन से होते हैं? जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात आती है चवर्णक यानी कि मोलर। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये भी जो प्रीमोलर होते हैं वो भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जो मोलर होते हैं वो भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। मानव में लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 12। सबसे पहले डिफरेंस जान लो। जो अग्रचवर्णक होते हैं यानी कि प्रीमोलर होते हैं उनमें इनकी संख्या कितनी होती है? 8। जो मोलर होते हैं उनमें कितनी होती है? 12। अब अंतिम चवर्णक, लास्ट मोलर दांत, जिसे आप अक्कलदाढ़ बोलते हैं, जो बहुत लेट निकलती है। जैसे बोलते हैं कि अक्कलदाढ़ निकल रही है भाई, अब तो अकल आएगी। तो डियर स्टूडेंट, दांत के बारे में आपको समझ में आया? कौन कौन से होते हैं? तो लग गया मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कृंतक, रदर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। रदर्णक की कितनी होती है? 4। और आगे कौन सा बचा? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक में क्या होता है? चवर्णक और अग्रचवर्णक में डिफरेंस, मोलर और प्री मोलर में डिफरेंस बताया था ना अभी। यानी कि जो प्री मोलर होते हैं वो तो होते हैं 8 मनुष्य में, और जो मोलर होते हैं वो होते हैं 12। तो समझ में आया? तो डियर स्टूडेंट, अभी मैं एक बार और आपको इसका सारे का वो बता दूं, ये क्या होता है। वैसे मैं नहीं बता रही, अब आप कमेंट में सीक्वेंस वाइज इन सब के नाम लिख के भेजोगे। क्या करोगे? अगर आपके समझ में आया है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था इन सब के नाम, एक बार और बताती हूँ, लेकिन आप लिखोगे, मैं लिखूंगी नहीं। ये क्या होता है? ये होता है एपिग्लोटिस, जो हमारे खाने को डायरेक्ट फूड पाइप में पहुँचाती है, जो विंड पाइप में जाने से रोकती है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है ये क्या होता है? ये होता है स्टमक। ये क्या होता है? लीवर। ये क्या होता है? पैनक्रियाज। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है गल ब्लेडर। और ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये होता है अपेंडिक्स, जिससे बढ़ने से हमारे पेट में दर्द होने लगता है। क्या होता है? अपेंडिक्स। ये क्या होता है? एनस। और जिसमें भरा रहता है वो क्या होता है? रेक्टम। ये क्या होता है? रेक्टम। अब और क्या रह गया? और तो आई थिंक कुछ रहा नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट,